वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है मिलाप जवेरी ने। और फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीरियसली कहना चाहूँगा अनबियरेबल फिल्म है, अनबियरेबल फिल्म है। जस्ट मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके की एक गिल्टी प्लेजर के लिए अगर कोई फिल्म देखना चाहते हो, छुट्टियाँ चल रही हैं, टाइम पास करना है, मस्ती मजाक करना है, कुछ है नहीं थिएटर में तो कुछ देख लेना है, थामा आपको देखनी नहीं है, जो भी हो, अगर किसी भी तरीके से अगर जस्ट गिल्टी प्लेजर के लिए देखना है तो देख सकते हो। अदरवाइज जितना हो सके खुद को इस फिल्म से दूर रखो, उतना ही बेटर है। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, देखो ये मैं फिल्म देखने गया था, छुट्टियां चल रही है तो ऑब्वियसली हाउसफुल है, थिएटर पूरा पैक थिएटर था। मतलब हर तरीके की ऑडियंस थी, यंग थी, फैमिली ऑडियंस थी, जो भी इसकी टारगेट ऑडियंस जो है इसकी, वो भी बैठे हुए थे थिएटर के अंदर। पैक थिएटर था। स्क्रीन पर एक दुख भरी, दर्द भरी कहानी, एक खून से भरी लव स्टोरी आपको देखने को मिले। खून से भरी से याद है, इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है मुझे पता नहीं, मतलब ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है मुझे समझ नहीं आया फिल्म देखते समय। बट फिर भी मतलब एक दुख भरी कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यकीन मानो थिएटर के अंदर इसकी टारगेट ऑडियंस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है उसमें से, बट थिएटर के अंदर मुझे मिलाते हुए काफी ऐसे लोग थे तो स्क्रीन पे जो चल रहा है उसे देखकर हंस रहे थे। मतलब क्या, मतलब 2025 में बैठकर किस तरीके का, किस लेवल का नॉनसेंस स्क्रीन पे परोसा जा सकता है, वो अगर आपको देखना है, गिल्टी प्लेजर के लिए देखना है तो एक दीवाने की दीवानियत आपके लिए है। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक पॉजिटिव मुझे पर्सनली लगा, वो था इस फिल्म का म्यूजिक। बहुत अच्छा होता अगर इस म्यूजिक को किसी अच्छी फिल्म के अंदर यूज किया गया होता। हालांकि दो गाने तो रीमेक हैं, बट जो रीमेक नहीं है वो गाने भी अच्छे हैं और उन्हीं को यूज करते करते यहां पर इमोशनल करने की जो है कोशिश की गई है, बट वो कहीं पर कर नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ यहां पर अगर आप देखोगे तो फिल्म की जो कहानी है, कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही आउटडेटेड है। बिल्कुल आपको एक 90s के जो कह सकते कि मसाला लव स्टोरी वाला जो फ्लेवर है वो यहां पर ऐड करने की कोशिश की गई है। और डायरेक्टर साहब की हमेशा से ही ये कोशिश रहती है, 2025 में आज भी ये कोशिश है, शायद वो 2030 में अगर बनाएंगे कोई फिल्म तब भी यही कोशिश रहेगी, और शायद 2050 में भी वो जो है इसी कोशिश को करते हुए नजर आएंगे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप एक 90s के फ्लेवर को आज के टाइम के हिसाब से डाल रहे हो, अच्छी बात है। बट यहां पर जब ये डायरेक्टर साहब मिलाप जवेरी साहब इस काम को करते हैं तो पब्लिक के लिए परेशानी हो जाती है। मतलब उन चीज़ों को स्क्रीन पर देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब डायलॉग्स क्या ही चल रहे हैं, शेरो शायरी चल रही है। डायलॉग से याद आया, एक डायलॉग है फिल्म के अंदर, मतलब एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कोई लेना चाहता है और हर्षवर्धन का जो कैरेक्टर है वो उसे मतलब बोल रहा है कि मुझे 10,000 करोड़ चाहिए, बट सामने वाला बोल रहा है कि 5,000 करोड़ दे सकता हूं, तो वो मना कर देता है। अब गाड़ी में बैठकर उसका भाई, हर्षवर्धन का भाई, उससे पूछता है कि रकम तो अच्छी थी, फिर क्यों नहीं दिया? 5,500 करोड़ तो बहुत ही बड़ी रकम होती है, ऑब्वियसली बड़ी रकम ही है। तो उस पर उनका जवाब आता है कि अगर ईमान बेचना है तो इतनी रकम पर बेचो कि अगर नींद ना आए तो बैंक में इतना पैसा होना चाहिए कि आप नींद खरीद सको। अरे भाई, नींद की गोली इतनी भी महंगी नहीं आती है, डॉक्टर से बोलोगे नींद नहीं आ रही है, जो प्रॉब्लम है दे देगा यार, इतनी महंगी नहीं है नींद की गोलियां। पता नहीं कब महंगी हो गई हो, पता नहीं उन्हें 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ी होगी मतलब सोने के लिए। अब ईमान बेच के सोओगे तो चैन की नींद तो आएगी नहीं, ऑब्वियसली जोर जबरदस्ती की नींद लानी पड़ेगी, तो वो तो आपको गोलियां ही लेनी पड़ेगी, और गोलियां इतनी महंगी नहीं है। अब डायरेक्टर साहब की फिल्म है तो चाहे फिल्म एक्शन फिल्म हो और चाहे रोमांटिक ड्रामा फिल्म हो, कहीं पर आप लॉजिक तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। बट इस फिल्म के अंदर जिस तरीके के लॉजिकली चीज़ों को दिखाया गया है वो देखकर आप अपना सर पकड़ लोगे। चाहे वो बात हो इंटरवल पर सोनम बाजवा का कैरेक्टर जो एक अनाउंसमेंट करती है उसकी, अगर चाहे बात करें क्लाइमैक्स में हर्षवर्धन का भाई वो स्टेप फिल्म के अंदर क्यों लेता है, किस लिए क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता है। कुछ भी, मतलब कुछ भी इस फिल्म के अंदर चल रहा है, एक पॉइंट के बाद कुछ भी चल रहा होता है। एक सीन में थोड़ा सा लगता है जहां पर हर्षवर्धन को मतलब एक्टिंग करने को कहा जाता है, उसके अंदर वो एक डायलॉग बोलते हैं, लगता है कि ठीक है यार शायद आगे ये फिल्म अपने अंदर एक सोल ले आए, बट बहुत ही बुरी तरीके से आगे बढ़ती है, बहुत ही बुरी तरीके से। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह की अगर मैं बात करूं तो देखिए हर्षवर्धन का जो काम है फिल्म के अंदर वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। बहुत ही जोर जबरदस्ती से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं उनको। मतलब जो टोन दिया गया है, जो शेड्स कैरेक्टर में ऐड किए गए हैं, वो बिल्कुल भी वो कन्विंसिंग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। सोनम बाजवा के बारे में क्या ही कहें, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म एक दीवाने की दीवानियत
स्ट्रिक्टली मतलब इस फिल्म की जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए ही है। अब टारगेट ऑडियंस तो है, मिलाप ज़वेरी की फिल्मों की टारगेट ऑडियंस है, बट दिन प्रतिदिन मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो तादाद है वो कम होती जा रही है, या फिर कहें वो सिनेमा उतना नहीं आता है कि वो पब्लिक उतनी सिनेमा के साथ जुड़ी हो, तो वो टारगेट ऑडियंस जाती ही नहीं है और धीरे धीरे टारगेट ऑडियंस भी जो है अपना जोन चेंज कर रही है। तो इस कारण से फिल्म को उस तरीके का मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं वो कह पाना मुश्किल है, बट हाँ डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस है। बट मैंने जितना आज थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस किया, वो टारगेट ऑडियंस भी फिल्म को जो है सीरियसली नहीं ले रही थी। अब अगर आप एक दुख भरी फिल्म बना रहे हो और आपकी टारगेट ऑडियंस ही बैठकर कमेंट्स पास कर रही है खराब खराब, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को भी ठीक से जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।